देवनागरी लिपि का विकास। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। भारत की प्राचीन लिपियां सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4 से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाओं को लिखने में होता है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से नागरी नामकरण हुआ। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्टे 7वीं-8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि का समुचित विकास 8वीं शती में हुआ। गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की यही लिपि थी। देवनागरी लिपि सुधार और संशोधन। सर्वप्रथम बंबई राज्य के महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति गठित की। बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 1900 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी का सुझाव देकर स्वर ध्वनियों की संख्या कम कर दी, यथा अ, आ, ई, उ, ए, ओ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव था कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। पंच इक्वल्स टू पंच, कंबल इक्वल्स टू कंबल। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया कि इस लिपि से महाप्राण ध्वनियां निकाल दी जाए और उनके स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर काम चलाया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने लिपि सुधार समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने, छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने तथा प्र को पर को शर रूप में लिखने का सुझाव दिया गया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुझाव दिया गया कि ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए तथा फारसी की क, ख, घ, ज, फ ध्वनियां भी यहां आ गई हैं। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की। इसके प्रमुख सुझाव निम्न थे। मात्राएं यथास्थान रहे, किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा। अनुस्वार एवं पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र शून्य से काम चलाया जाए। द्विविधि लिखे जाने वाले अक्षरों में से निम्न को स्वीकार किया जाए: अ, झ, ध, भ। संयुक्त वर्ण क्ष, त्र, ज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया जाए।